से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर वो पाकिस्तान का 4 आने नुकसान करेगा तो भारत का कम से कम 10 आने नुकसान होगा। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे पाकिस्तान के कबूलनामे की, बात करेंगे उस हड़कंप की जो पाकिस्तान में मचा हुआ है, बात करेंगे उस गर्जना की जिसके चलते पाकिस्तान में आज हाहाकार मच गया। आज सबसे पहले आपको बताती हूं कैसे मोदी की हुंकार से कई की नींद उड़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कईयों की नींद उड़ेगी। आगे आगे देखिए क्या होता है प्रधानमंत्री के इस हुंकार से, कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। इसी के साथ युद्धाभ्यास को देखकर कैसे शहबाज और मुनीर आज भागे हैं। कहां है शहबाज मुनीर? कोई नहीं जाता। भारत में युद्धाभ्यास हो रहा है और शहबाज और मुनीर गायब है। इसी के साथ बिलावल भुट्टो ने आज कैसे जुर्म कबूल लिया है। बिलावल भुट्टो मान रहे हैं आतंकियों को हमने ही पाला, यानी कि पहलगाम हमला हमने ही कराया। इसी के साथ साथ मौत के डर कैसे अड्डे बदल रहा है। हाफिज सईद, इंडिया का मोस्ट वांटेड, कैसे थर थर कांप रहा है, बार बार उसकी लोकेशन बदली जा रही है। यह भी आज महाभारत में दिखाऊंगी कि आतंकिस्तान को कैसे अमेरिका ने लताड़ा है, कैसे यह भी कहा है कि हिंदुस्तान अपनी मर्जी से इस पूरे हमले का बदला भी लेगा। आज महाभारत में सबसे पहले आपको दिखा रही हूं कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे वायुसेना ने रनवे को रणवे बना दिया। यानी वो एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां दौड़ती हैं वहां आज विमान दौड़े। भारतीय वायुसेना की इस गर्जना से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। जब भारतीय एक्सप्रेसवे पर रफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई उड़ान भर रहे थे तो उनकी हुंकार से पाकिस्तान में युद्ध का डर सता रहा था। आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस जंगी बेड़े के साथ टच एंड गो अभ्यास किया। यह अभ्यास पाकिस्तान को बताने के लिए काफी था कि हम जब चाहे अपने जमीन के किसी भी हिस्से को रण के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे जाबाज युद्ध के लिए उतारे जा सकते हैं। आज आसमान में भारत के ये जेट्स उड़ान भर रहे थे तो इन पर सिर्फ भारत के लोगों की नजरें नहीं थी, इनके एक एक मूवमेंट पर पाकिस्तान की नजर थी। हमारा एक जहाज उनके 1000 गिरा सकता है और यह बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। यह जैगुआर, रफेल, सुखोई की गर्जना सुन लीजिए। और इसी के साथ साथ सिर्फ इनकी हुंकार नहीं, इनकी हुंकार के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान में इस हुंकार के साथ कैसे डर का सायरन बज रहा है। जो तस्वीर आपको दिखाऊंगी ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है। जरा तस्वीर चला दीजिए। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जंग के ये सायरन लगा दिए गए। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का डर कुछ ऐसा है कि लोगों को आगे करने के लिए, आगाह करने के लिए सायरन अभी से लगा दिए गए। भारत हमला करेगा, भारत युद्ध छेड़ेगा, इस तरह के बयान तो पाकिस्तान के मंत्री देते जा रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के कई शहरों में जैसे एबटाबाद, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहां पर ये सायरन लगाए गए हैं। यानी यहां हुंकार भर रहे हैं हमारे लड़ाकू विमान और वहां युद्ध का सायरन बजना शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान के डर का आलम आपको सुनाती हूं कैसे पाकिस्तान में ये सायरन बज रहा है, जरा सुनिए। आपको इसलिए दिखाई क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में यह सायरन बज रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये खुलकर कह रहे हैं कि उन पर कभी भी हमला होगा, उन पर कभी भी भारत हमला कर सकता है। वो इस डर में तो रह ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज उन्होंने यह भी मान लिया कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। उनका यह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ है, मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं, यह दिखाता है कि ख्वाजा आसिफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। क्या होगा आतंक को पालने वाले मुल्क के साथ? इस वक्त कोई देश उनके साथ नहीं खड़ा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है। इसीलिए पाकिस्तान डर रहा है,
कोई बचाने वाला नहीं है। और इन सब के बीच, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बीच, कबूलनामा बिलावल भुट्टो का भी आ गया। उनके देश ने आतंकियों को पाला पोसा है, ये मान रहे हैं बिलावल भुट्टो। वो कह रहे हैं कि हमने सांप को दूध पिलाया है। आतंकिस्तान बनने की कहानी खुद बिलावल सबके सामने मान रहे हैं। यानी रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान के एक और नेता का कबूलनामा कि पहलगाम के पीछे और कोई नहीं, वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान से जिनकी कहानी शुरू होती है। ये आपको तस्वीर दिखा रही हूं। और इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी दिखाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान को अब हाफिज सईद के खात्मे का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को उसका ठिकाना बार बार बदल रहे हैं। वहां की एसएसजी उसे सुरक्षा दे रही है, बार बार उसका ठिकाना बदला जा रहा है। पाक आर्मी ने हाफिज सईद के चारों तरफ एक छावनी खड़ी कर दी है। आईएसआई ने आतंकी हाफिज की शिफ्टिंग के काफिले में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल कर दी हैं। यह सब हो रहा है हाफिज सईद को बचाने के लिए। इन सब पर आज बात करूंगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। रफेल की उड़ान, जैगुआर की गर्जना, सुकोई 30 की हुंकार, मिराज 2000 का दम, हर्क्यूलिस C-130। इन सब ने जब उड़ान भरी तो यकीन मानिए आतंकियों के प्राण सूख गए होंगे, क्योंकि ये सिर्फ उड़ान नहीं, ये चेतावनी थी। कान खोल के सुन लो पाकिस्तान, अब रनवे सिर्फ एयरबेस में नहीं, सड़कों पर भी है। जब भी जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान के रनवे रण के लिए भी तैयार है। अभी तो भारतीय विमानों ने सिर्फ युद्धाभ्यास चालू किया है, ये तो बस प्रतिशोध का आरंभ है। इसकी गर्जना से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, और इसका आलम यह है कि पाकिस्तान में डर का सायरन बजना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर, एबटाबाद, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान जैसे कई शहरों में ये सायरन लगा दिए गए हैं। जंग के डर में ये सायरन बजने लगेंगे। पाकिस्तानियों के डर का आलम तो यह है कि वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के सभी देश भारत के साथ खड़े। ख्वाजा आसिफ को डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माना कि आतंक को उन्होंने 3 दशक तक पाला। अब वही आतंक का कबूलनामा बिलावल भुट्टो ने भी दे दिया है। It is history. It is not something that, in every way possible, the Mujahideen to take on the communists. मोदी की चेतावनी हो या शाह की हुंकार, एयरफोर्स की गर्जना हो या आर्मी के टैंक, इन सब ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। अरब सागर में भी एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास शुरू हो गए हैं। ये भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS सूरत है, जिसे देखने भर से पाकिस्तान की रूह कांप रही हो। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। मोदी की खुली चुनौती के बाद तीनों सेनाओं की ऊर्जा दुगनी हो गई। तो वहीं भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान में बैठे शहबाज या मुनीर सबके हलक सूख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कभी पीठ में खंजर नहीं भोंकता, सीधे आक्रमण करता है। मेरे साथ महाभारत के जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेजर जनरल के सिन्हा को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ स्टूडियो में एम्बेसडर दीपक वोरा आ गए हैं। हमारे साथ विंग कमांडर अशमिंदर सिंह बहल आ गए हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ है। कर्नल TP त्यागी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार फकर यूसुफजई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हुसैन थीबो जुड़ेंगे, पत्रकार है इस्लामाबाद से।
और डॉक्टर सईद इलाही जो कि पीएमएलएन के नेता हैं। मैं सबसे पहले इस शुरुआत में एक खबर बताना चाहती हूं। एम्बेसडर वोरा, इस खबर को गौर से सुनिएगा, हमारे दर्शक इसे गौर से सुने, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। सर, वो ये मान रहे हैं ऑन रिकॉर्ड के हमारे साथ मुस्लिम देश भी नहीं खड़े हैं। अब ये जरा खबर सुनिए, मुस्लिम देशों की पाकिस्तान को कैसे फटकार है। इंडोनेशिया ने क्या कहा है पाकिस्तान को, जरा चलाइए। मुस्लिम देशों की फटकार पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है इंडोनेशिया ने और कड़े निंदा की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा है कि हमारे यहां इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता है। सुबियांतो ने कहा भारतीय राजदूत से मुलाकात पर यह बात। सुबियांतो ने सीधे सीधे कहा कि यह हमला हमारे यहां ऐसा नहीं सिखाता है। यह बयान इंडोनेशिया का आया है। अब मैं इसी खबर पर जा रही हूं। सबसे पहले जो इंडोनेशिया ने कहा है, एम्बेसडर वोरा, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, ये आज ख्वाजा आसिफ का बयान था कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं है, मुस्लिम देश भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आप सरप्राइज हैं क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, तो बड़ी स्पष्ट चीज़ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ स्टूडियो में, आपसे जो एनर्जी मुझे मिलती है बहुत अच्छा लगता है। योर चैनल इज क्रेजीली पॉपुलर। आप तो खुद यू आर आउटस्टैंडिंग। ये जो अब इस समय हो रहा है मैम, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। आपको बताता हूँ सर कि इस्लाम की जो छवि है जो खराब हो रही है पूरी दुनिया में, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, उसका एकमात्र कारण पाकिस्तान है। बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ इस्लाम। जहां पर भी कोई आतंकी हमला होता है बोले अरे पाकिस्तान के साथ इसका कुछ। अब देखिए, आपके राजदूत जो है वॉशिंगटन में, आज उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि वी डू नॉट विश टू फाइट अ बिगर कंट्री लाइक इंडिया। फिर वो जो बिल्लू भैंसा, क्या नाम है उसका मैडम, अभी आप बता रही थी, वो मोटा सा इनका मंत्री होता था, तो वो भी ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने टेररिज्म को पाला। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? इसको हम लोग कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आपके बयान बार बार बदले जाते हैं। और एक फाइनल चीज मैम आपसे बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा था ना 24 और 36 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रीटेक्सटिंग। ये डिप्लोमेसी में हम सीखते हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स में प्रीटेक्सटिंग का मतलब होता है आप एक खतरे को इन्वेंट करते हैं, आविष्कार उसका करते हैं। खतरा है नहीं, पाकिस्तान खतरा आ रहा है और फिर कहते हैं अरे खतरा टल गया, देखो मैंने क्या कर दिया। ये बहुत पुरानी चीज है। ये मैं सेकंड या थर्ड क्लास में हम इसको सीखा करते। आज आप लोग वही कर रहे हैं, मारेगा मारेगा मारेगा, मैं हटा दूंगा उसको। सर द रियलिटी इज सर कि अब आप यू हैव टू गेट टुगेदर। हमने कब कहा है कि हम आपको मारेंगे? हमने कौन से लीडर का नाम लिया है? आप तक की तरफ से हमारे पीएम साहब के साथ गाली गलौज होती है, इसका नाम लिया जाता है, उसका नाम है। फाइनली हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, सर इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम चुन चुन के मारेंगे। इसके दो मतलब हैं कि हम उनको चुनेंगे जिनको मारना है, या हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यस, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यही वजह है कि हाफिज सईद की लोकेशंस बदली जा रही हैं फकर साहब। यही बात है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रही है कि हाफिज सईद की सिक्योरिटी 3 लेयर है कि नहीं है। वो इस बात पर ध्यान दे रही है कि वहां पर आतंकी लॉन्च पैड्स खाली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डर सबसे ज्यादा आतंकियों को बचाने का है फकर साहब। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। चारता एक्चुअली अगर हाफिज सईद की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल एक बड़ी लायबिलिटी है इस वक्त। अगर उसके ऊपर इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई जाएगी तो मतलब हिंदुस्तान के हवाले से आपने खुद कहा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे बाकी जो मिनिस्टर्स है कह रहे हैं, उस दिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात 2 बजे एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया कि मतलब हमें एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि हिंदुस्तान अटैक कर सकता है। तो वो अगर हाफिज सईद को संभालेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ क्या करेंगे? वो इतने कोई बड़े आदमी नहीं है कि वो कोई उनके लिए किसी जमाने में शायद होते होंगे, मैं मानता हूँ आपकी बात की, बड़ी उनकी एक हुआ करती थी कि आज जी बहुत एक सुपर हीरो माने जाते होंगे किसी जमाने में। लेकिन आजकल एक तो ये कि उनके ऊपर कोई मेरे ख्याल नहीं है कि सिक्योरिटी वालों को इतना वो है कि वो इसके ऊपर अपना टाइम लगाए, बल्कि वो तो मेरे ख्याल में अब चाहते हैं ये कि यार किसी तरीके से मतलब ऐसे या ऐसे लोगों से जान छूटे। वरना ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट स्काई न्यूज के साथ और फिर उसके बाद
बिलावल भुट्टो जरदारी, दो, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके और एक पार्टी के चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये आम बात नहीं है कि अगर वो किसी इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इट्स मीन कि लगता है कि भाई हमने अगर पास्ट में जो गलतियां की वो अफगान वार की सूरत में हो या 1990 में कश्मीर की सूरत में हो, दोनों को वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल अगर ये कर दिया जाए तो शायद इसका फिर आगे, आज बेशक इसका रिजल्ट ना आए, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि हालात फिर उससे बेहतर हो, इस रीजन में भी बेहतर हो सकते हैं। और हमारे बाकी दुनिया के साथ जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात करूंगा फिर खत्म करूंगा कि देखें, गलत चीज के ऊपर कोई बेशक साथ ना दे, लेकिन बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इन कांटेक्ट है विद दोहा, विद रियाद, विद अबू धाबी, विद जिसे कहते हैं कुवैत, ये सारे लोगों से बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस दफा कोई, मैं एक चीज आपको बात तो वो करेंगे, बात तो वो यूनाइटेड नेशन से भी कर रहे हैं, सपोर्ट मिलती रही, बात तो वो अमेरिका से भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट हिंदुस्तान ट्रम्प से भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से भी कह रहे हैं कि रोकिए इन्हें, कोई रिटेलिएशन ना हो, इन्हें रोकिए। वो बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि रिटेलिएशन ना हो, भारत हमला ना करे, इसको डीएस्केलेट कीजिए। सोते जागते उन्हें सिर्फ सपने इसी बात के आ रहे हैं। सायरन बज रहे हैं, ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए हैं भाई? थीबो साहब जरा थीबो जी को लीजिए स्क्रीन पर, ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में ये जगह जगह सायरन लगा दिए भाई कि सायरन बजेगा तब सब भागिए आप, क्योंकि जंग होने वाली है, हिंदुस्तान हमला करने वाला है तो आप भागेंगे। ये सायरन क्यों लगाए भाई थीबो जी? अच्छा, आपने जी इंट्रो में बताया कि हमने ये प्रिपरेशन की हुई है, हमने वो प्रिपरेशन की हुई है, हमने एक्स प्रिपरेशन की है। फिर एम्बेसडर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी अभी इनसे दोस्ती हो गई है बिल्कुल पक्की पक्की। एम्बेसडर साहब ने तो कहा कि ये हम प्रीटेक्टिंग इसका वर्ड है और ये सिर्फ हम डराने के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम तो कोई जंग। तो भाई ये तमाशा किस चीज का है? जंग करे ना। मेरा तो दोस्त है, उसके ड्राइवर ने फोन किया, उसने कहा सर मुझे छुट्टी दे दे, मैंने जंग देखने जानी है, इंडिया जंग कर रहा है। हम तो इसको तमाशा समझ रहे हैं। You people are jokers। देखिए आप इतने दिनों से हमें इंतजार कर रहे हैं, जंग करें। ये तमाशा आप लोगों ने जंग और खून खराबे को तमाशा ही बना रखा है। आप अगर संजीदगी समझते तो आप अपने देश को बेहतर करने के लिए बहुत पहले काम करते। आपने नहीं किया, आप लोगों के लिए खून खराबा तमाशा है, ये सायरन भी तमाशा है। मैं तो आपके देश का तमाशा दिखा रही हूं कि आप वैसे यहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश में आप लोग सायरन इंस्टॉल करते हैं क्योंकि आपको डर है कि हिंदुस्तान हमला ना कर दे। हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सारे बयान आप ही के आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मेजर जनरल सिन्हा, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, कर्नल त्यागी क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, जरा बताइए। वो मान रहे हैं कि हमने आतंकवाद को, हमारे देश से शुरुआत हुई, हमारे देश में आतंकवादियों को हमने पाला, ये पहली बार है कोई कबूलनामा? ये अब डर रहे हैं, इसीलिए ये अमेरिका में ट्रंप के पास भागते हैं, ये अमेरिका में वहां यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं। ये अभी भी बात कर रहे हैं कि कुछ डी-एस्केलेशन हो। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मेरे जनरल से ना देखिए बिलावल जी, अम्बेसडर मेजर जनरल आप बोलिए पहले, मैं आ रही हूँ, कर्नल त्यागी आ रही हूँ। किससे सवाल है जी मेजर जनरल से ना? हाँ देखिए सुचारिता, जो ख्वाजा हाफिज कह रहे हैं 30 साल से हम आतंकवाद के साथ जूझ रहे हैं और हमारे देश को भी खा रहा है। बिलावल आज कहते हैं सेम कि हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक चीज़ तो ये नहीं कि ये पहली बार मान रहे हैं, इन्होंने तो यूएन में भी माना है, अमेरिका के पटल में भी माना है, 70,000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ आतंकवादी हैं, और ये भी मानते हैं हमारे यहाँ 27 तंजीमें हैं। ये तो खुल करके इन्होंने लिस्ट भी दी है। बात उसकी नहीं है, बात यदि आप लेंगी पहलगाम में जो इन्होंने किया है, वहाँ पर पहली बार जो हमास ने किया था, एक कत्लो गारत की है ऑन रेडिकलाइज्ड लाइन। Yes. जो ये जिहाद चलाया है, और 2 नेशन थ्योरी के बाद जो इनके सबसे बड़े
यदि आप मानेंगे आतंकवादी जो हैं आसिम मनीर साहब और उनके जो अभी NSA बनाए गए हैं जो ISI के चीफ हैं, इनका ये मानना है कि शायद इन्होंने जियो स्ट्रैटेजिकली कुछ किया है और किया भी है। बांग्लादेश के अंदर में ये सोचते हैं, बांग्लादेश का भी एक इन्होंने मसला खड़ा करके ये मांगते हैं कि 71 में जो गलती की थी वो मिल जाए और फिर हम पूरे तरफ से भारत को घेर लिया। ये तो सपने बहुत अच्छे हैं और इसलिए हुआ है ये। यदि आप लगातार, इतना समय नहीं है आपको बताने का, यदि आप इसको मिनट टू मिनट पढ़ें तो जो चीज़ डिफीट वेस्ट एशिया में हो रही है वो ग्रेविटेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर में। और इसलिए तुलसी गबार्ड हो, JD वैन हो या विश्व के सारे देश आज इसलिए है कि इनके जिहादियों का, थोबे साहब को आप सोच रहे थे ना 71 में भी तो बोलते थे जंग करके देखिए, जंग 1 साल लगा था हमें, उसके बाद 93,000 साले प्रिजनरों को मुंह में डूब मरो तुम लोग, जनक साहब भाग गए छोड़ करके, तो आपको छोड़ गए भारत के खिलाफ। के 99 में कारगिल वॉर में ऐसे ही ये थोबो टाइप जो लोग हैं ना, फकर तो थोड़े से मिलते हैं, यही चिल्लाएंगे ये जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहादी है ये लोग, जिनको हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छा। देखिए आज बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, सुनिए ना, आपने गंगा से शुरू किया जी। When the general is speaking, एक मिनट सुचारिता, जरा इनको बताऊं, जरा मैं 2 डिवीजन इन्होंने POK में डाला है, इनकी आमद डिवीजन आगे, हम मिनट टू मिनट देख रहे हैं जैसे बंदर उछलते हैं ना ऐसे उछल रहे हैं ये लोग उधर नीचे। हमने तो एक हमारा जवान पैर नहीं रखा वहां, इनके सारे मुसलमान जो आए थे पाकिस्तानियों से जिहादी, उनको हमने भेज दिया। अभी तो हमने अपने फॉर्म बेस को सिक्योर कर रहे हैं, इनके जितने भी लोग थे ना, इनको एक्सटेंडेड, उनको चुन चुन के मारा जाएगा और चुन चुन के लास्ट जो है वो इनका जिहादी जो इनका बना है ना अभी वो जो कहता है 2 नेशन थ्योरी, एवन थोबो साहब याद रखिए, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी नहीं छूटेंगे अब वहां तो सबसे ज्यादा जंग वहां है और हमारी जंग तो इनको पूरा बिखरने का है। इनके पाकिस्तान सेना अध्यक्ष के खिलाफ कितनी कंप्लेन्स हैं ये तो वहां की जनता जानती है, लेकिन ये बात अलग है कि अभी इनका देश प्रेम ऐसा जागा हुआ है कि वहां बैठकर कह रहे हैं कि हम तमाशा देखेंगे। आप तमाशा ही देखेंगे सर, तमाशा ही देखेंगे। जब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज जो तस्वीर हमारी वायुसेना ने दिखाई है, मैं एक बार जरा ये खबर बताऊंगी और उसके बाद जा रही हूं एयर कॉमोडोर AS रहल के पास। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में जो खलबली है, गिलगिट बल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती कर दी गई। गिलगिट बल्टिस्तान के अस्तौर में सेना की तैनाती की गई है, अस्तौर के ऊंचे इलाके में यह तैनाती बढ़ाई गई है। अब यह सब क्यों हो रहा है? यहां पर हम अपने रनवे को रणवे बना रहे हैं कॉमोडोर, रनवे को रणवे बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से को कभी भी अपने सैनिकों को वहां उतार सकते हैं और वो उस भूमि से ही हुंकार भरेंगे। एयर कॉमोडोर, ये जो तस्वीरें आज आई हैं, देखिए जैगुआर, राफेल, सुकोई, ये हमारी प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है हम विश्व की, लेकिन सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। 28 लोकेशन, बड़े अलग अलग एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के ऊपर यूनियन रोड मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि रनवेज या मोस्टली बन चुके हैं और कुछ जगह बनेंगे। और आज आपने गंगा एक्सप्रेसवे में देखा 3 और लोकेशंस है यूपी के अंदर ही। यानी कि आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, आज हमारी यूनियन गवर्नमेंट, आज हमारे सिविल पुलिस, आज हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी अवाम, जो देश की अवाम है, आज हमारी सेना के पीछे है और कह रही है तुम आगे बढ़ो, छोड़ो नहीं इनको, चुन चुन के मारो। मैं आपको 2 मई 2011 की याद दिलाता हूं, आज 2 मई है। अबोटाबाद के अंदर पाकिस्तानी कहते थे ओसामा बिन लादेन नहीं है यहाँ पे, वही वजीरिस्तान हाउस के अंदर जो अबोटाबाद में है 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आज के दिन वहां लैंड हुए। 24 नेवी सील्स टीम 6 गई और वहीं ओसामा बिन लादेन और 3 और आतंकियों को मार के बाहर आए। मैं आपको आज चेतावनी दे रहा हूं, जितने पाकिस्तान के यहां गेस्ट हैं, आप लोगों को जो आपके टेररिस्ट सरंगना है और जो जनरल आसिफ मुनीर है उसको भी हम टेररिस्ट लीडर गिनते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे चाहे आप रिटायर हो जाए। आज कुछ समय लग सकता है,
हाफिज सैयद हाफिज हो, या फिर जैश मोहम्मद का कोई भी लीडर हो, या फिर आसिम मुनीर हो, या आसिम मलिक हो, कोई भी हो, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जब तक इन जनरल्स के ऊपर हम कहर नहीं बसाएंगे तब तक आतंकवाद पूरे विश्व में नहीं हटेगा। मैं ये बात आपसे, ये तस्वीरें जो इस वक्त चल रही हैं, और मैं कर्नल टीपी त्यागी को भी स्क्रीन पर रखिए जरा, सैयद इलाही साहब के पास मैं जा रही हूँ, सईद इलाही साहब के पास जाऊंगी, उनको रखिए जरा स्क्रीन पर। इलाही जी, ये जो बयानबाजी हो रही है, हमने वो 24 से 36 घंटे वाले हमले, मुझे लगता है उस बयान को हो गए हैं 24 से 36 घंटे। ये जो डर आप अपनी आवाम में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये अभी ये बड़ी बड़ी बातें ये करते रहते हैं, यहाँ से ये डर क्यों बिठा रहे हैं आप? 24 से 36 घंटे में हमला होगा, कोई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं। पाकिस्तान में ना कोई, हाँ, अब आप पाकिस्तान में ना कोई खौफ है ना डर है। ये भारतीय मीडिया एक यूफोरिया का शिकार है, जिसका आप एक बहुत बड़ा मजहर है। अच्छा, कि आप यूफोरिक होके वो बातें कर रही हैं। आप अपने चैनल नहीं देखते क्या? का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने चैनल देखते नहीं देखते हैं? बैठाए हुए नहीं देखते चैनल देखते हैं अपने कि नहीं? पाकिस्तान में चाबी वाले बंदर हैं। आप पाकिस्तानी चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और या इसी तरह की बयानबाजी करने आते हैं? बात कर रही हैं। नहीं, इलाही जी, इलाही जी, तमाम लोगों को इलाही जी, आप अपने चैनल देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं आएगी। वहाँ पूरे समय सिर्फ यही डिस्कशन हो रहा है कि भारत हमला कब करेगा, भारत हमला 24 घंटे में करेगा। इलाही जी, हिट मौजूद है, क्या लिस्ट भी मौजूद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं। जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे? बैठाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके अपने नेता ये बयान दे रहे हैं। एक मिनट, इलाही जी, इलाही जी सुन लीजिए, इलाही जी का आवाज करेंगे। इलाही जी को जरा बताइए कि इन्हीं के मंत्री हैं, इलाही जी की आवाज कम करिए। मैं इनको बताऊं कि इन्हीं के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर भारत कभी भी हमला करेगा, आरोप हम पर लगा रहे हैं। इन्हीं के मंत्री हैं जो कि कहते हैं 24 से 36 घंटे में हमला होगा, आरोप हम पर लगाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। इंडियन मीडिया और इंडिया को बोलना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। कर्नल टीपी त्यागी को लीजिए, पूरी दुनिया देख रही है इन्हें, और ये जो बार बार आरोप भारतीय मीडिया पर मढ़ने की इनकी आदत हो गई है, ये अपने देश के चैनलों को नहीं देख रहे हैं जहां सिर्फ डर है, सिर्फ डर। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ और एक बात से नहीं। पहले वो जिससे नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि कोई झगड़ा फिसाद नहीं, बीच में चिल्लाए नहीं। सर, मैं जिस बात से कहना चाहता हूँ सहमत नहीं हूँ, वो ये कि इन्होंने, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और उस बिलावल भुट्टो ने, जिसने ये कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो बदल गए और कहने लगे कि हम आतंकवाद को बढ़ाने में संलिप्त रहे हैं। उनके वो पहले ही कह चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई अचानक बुद्धि आ गई ये कहने के लिए, इन्हें मानना पड़ा। आज तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहा करते थे, लेकिन जब तौवर राणा को यहाँ लाया गया और जब मेजर अली और मेजर इकबाल और अब हाशिम मूसा के नाम, और अब जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उन आतंकियों के मिले, टेक्निकल इंटेलिजेंस मिली, और ये करीब करीब साबित हो गया कि इस पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, तब इन्हें मानना पड़ा कि हाँ जी हम आतंकवाद में लिप्त रहे हैं। भुट्टो तब भी कहने लगे कि जी हाँ लिप्त रहे हैं, पर अब नहीं है। खैर, तो ये इनका कहना गलत है, ये डरे हुए हैं। अगर ना डरे होते तो इनके कुछ परिवार क्यों चले गए होते दूसरी कंट्रीज में? इनकी फौज के अंदर डेजर्शन क्यों हो गए होते? क्यों बहावलपुर में जैसे मोहम्मद को खाली करा लिया होता? क्यों इन्होंने ऑर्डर पास किए होते कि जो भी लॉन्च पैड के ऊपर आतंकी हैं वो आर्मी नियरेस्ट आर्मी कैंप में चले जाओ? लेकिन मैं इनकी एक बात से सहमत हुई, और जो सहमत हूँ सर वो ये है, जब इन्होंने कहा कि हाफिज सईद हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाफिज सईद के बड़े सलाहकार, यानी कि उसमें अबू कताल हो या अब्दुल रहमान हो, ये जो है हाफिज सईद के लोगों को इन्होंने मारा है। और जब उपयोगिता खत्म हो जाती है तब ये आतंकियों को खुद ही वहाँ की ISI क्या करती है पता नहीं, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अल जवाहिरी के केस में भी देखा, ओसामा बिन लादेन के केस
मुझे ऐसा लगता है और जो कर्नल त्यागी कुछ गिने चुने लोग हैं जो हकीकत को खुलकर मानते हैं। उनमें से एक फकर साहब हैं। उन्होंने जब ये माना है, आज वो खुद ही कह रहे हैं कि हम एक लायबिलिटी को पाल रहे हैं। ये पाकिस्तान न जाने कब से जानता है, लेकिन उस लायबिलिटी को पालना अब तो इनके लिए वो डर हो गया है। अब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच गया, हाफिज सईद कहां पहुंचेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक लायबिलिटी है, ये खुलकर मान रहे हैं। लेकिन सेना के लिए वो सबसे बड़ा अतिथि है, उसको ऐसे बचा कर रखा हुआ है कि कहीं कोई बम गोला उस पर ना गिर जाए, कहीं कोई हथियार उसके ऊपर ना चल जाए। वो अपनी जो गीदड़ भपकियां देता रहता है, ये प्रोटेक्शन देते रहते हैं। क्यों देते हैं भाई हाफिज सईद को प्रोटेक्शन, मुझे नहीं पता है क्यों देते हैं हाफिज सईद को प्रोटेक्शन। आप कर्नल नैन को लीजिए। इसलिए कि हिंदुस्तान को क्रेडिट ना मिल जाए। हाफिज सईद को तो बुरा हो चुका है, बेकार हो चुका है, तभी तो मार देते। ये देखिए, मैं एक चीज बता रही हूँ, तो इनको लगेगा कि हिंदुस्तान में। मैं कर्नल नैन के पास जाऊं और फकर साहब के पास जाऊं, पाकिस्तानी मीडिया पर भी भारत की स्ट्राइक है। जियो न्यूज, डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल भारत में बंद किया गया है। PTV न्यूज का यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया है। यानी ये सारे चैनल्स अब भारत में बंद किए गए हैं। ये डिजिटल स्ट्राइक, मैं कहती हूं कि वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक यही इन्हें मार देगी। अब इसके बाद और सी स्ट्राइक की जरूरत क्या है? और किसी स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ये जो वाटर स्ट्राइक है और ये डिजिटल स्ट्राइक है, इसी से ये निपटते रहे। हमें और बाकी स्ट्राइक की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। वाटर स्ट्राइक तो बहुत ही अहम स्ट्राइक है। अगर आप देखिए, चेनाब पे हमारे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जेलम पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, और हमने तो पानी खोला था सलाल डैम का, हमने तो पानी खोला था उरी डैम का। वहां पे फ्लड्स आने शुरू हो गए पाकिस्तान में। पहले तो कहते हैं हमारा पानी रोकते हो, जब पानी देते हैं तो कहते हो फ्लड्स कर देते हो। लेकिन ये याद रखिएगा आप कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से जो आपको नुकसान होने वाला है 25% GDP पे इफेक्ट करेगा। और आपके जितना भी एरिया सिंध का नॉर्दर्न है और पंजाब के कैनाल्स आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। पानी नहीं होगा तो कैनाल्स कहां से चलेंगे? और उस समय देखना सिंध भी अलग होने की सोचेगा, बलूचिस्तान तो सोच ही रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी घुस चुका है। और आप जो खैबर पख्तूनख्वा में सायरन बजा रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं, जहां बजाने चाहिए वहां तो बजा नहीं रहे, और जहां नहीं बजाने चाहिए वहां बजा रहे हो। हाँ भाई, ये सायरन, आज सायरन पे कुछ नहीं बोले थी बोजी, बात पलट दी उन्होंने। सायरन पे कुछ नहीं बोल रहे, सायरन बजना है वहां पर। लोगों को बताया जा रहा है जंग के मैदान में सायरन बजेंगे। कर्नल नैन, सायरन बज रहे हैं साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में, एबटाबाद में। सरिता, रिक्वेस्ट यू कि थेबो को जरा लाइन पे लेके आ जाओ। इन्होंने तमाशे की बात की थी, जरा थेबो जी को लीजिए भाई, कर्नल नैन और थेबो जी को लीजिए। थेबो साहब, तमाशा ये होता है कि जब हिंदुस्तान कहता है कि एक्शन लेगा, तो कभी जरबे हैदरी, कभी फिजाए बदर, कभी हिम्मत मोमिन, और कभी जहाजों को इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो। F-16 को उठा करके ग्वादर में छुपा दिया, इसको बोलते हैं तमाशा। तमाशा ये होता है कि जब आपकी पूरी पाकिस्तान की जनता गैस गेम में लगी होती है, भारत कब करेगा, किधर करेगा, क्यों करेगा। 2 बजे खड़ा होके अतुल्लाह तरार कहता है 24 से 36 घंटे में कर देगा। और उसके बाद तमाशा ये होता है कि इमरान खान, जिसको आपने जेल में डाला है, उसकी बीबी के पास 2 जिन हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठ के पिछले कई महीनों से 25 से 30 के करीब आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकते हैं। इसको तमाशा कहते हैं। तमाशा ये होता है कि जब हम कहते हैं कि आपका पानी रोक दिया और आप बड़ी बड़ी बक करते हैं ऊपर से नीचे तक, और हम बोलते हैं रोक दिया तो कर लो, क्या किया, क्या उखाड़ लिया, इसको तमाशा बोलते हैं। और अब असली तमाशा ये है, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक है, हमारा अटैक है आतंकवादियों पे, आतंकवादियों के प्रेपरेटर्स पे। तो चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज हो, चाहे आपको इशाक डार हो, चाहे आपका हाफिज हो, चाहे आपका उसके अंदर आपका फॉरेन मिनिस्टर हो, जिसने कबूला कि हाँ हम पालते हैं आतंकवादियों को, चाहे आपके नकवी हो, चाहे आपका अब्बास हो, चाहे आपका मुनीर हो, चाहे आपका आसिम और वो मलिक हो। और जिस आसिम मलिक को अभी NSA पे बैठाया गया है ना, पहले NSA हमेशा रिटायर्ड लोग होते थे, आज एक सर्विंग सोल्जर को बैठा के एक तरीके से गला घोट दिया। ये होता है तमाशा। और असली तमाशा मैं आपको बताऊं, पानी रोक दिया, आपकी रेगुलरनेस बंद कर दी, ये होता है तमाशा। और इस तमाशे के इतने चमाटे मारेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। अभी वेट करो, भारत कोई आपके कहने से अटैक नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने कहा
युद्ध मत करो। हमने बोला हम कब ने युद्ध की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान ने, कर्नल नैन, आपने बिल्कुल सही ने समझा दिया कि तमाशा क्या होता है। जो ये अभी घर में कर रहे हैं अपने, वो तमाशा ही है। और ये तमाशा पूरी दुनिया को ये बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैसे आतंक हमें भी परेशान किए हुए है। ये आतंक को पालते हैं और उसके बाद दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं। अब यूएई से भी गुहार लगा रहे हैं। ये भी चलाइए जरा, पाकिस्तान ने यूएई से लगाई है मदद की। शहबाज शरीफ ने यूएई के राजदूत से की है मुलाकात और मंत्रियों के साथ यूएई के राजदूत हमद ओबैद से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। यूएई, हाँ अब आप सोचिए, यूएई से मदद की गुहार लगा रहे हैं शहबाज शरीफ। ये जरा तस्वीर भी देख लीजिए। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुस्लिम देशों से बड़ी आस में है ये। शहबाज ने यूएई के राजदूत से मुलाकात की है पाकिस्तान में। अब ये बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी एम्बेसडर वोरा, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इस वक्त इन्हें कोई साथ नहीं दे रहा। जेडी वैंस ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को भारत तो जवाब देगा, एंड इट विल बी अ सीरियस रिप्लाई, गंभीर जवाब देगा हिंदुस्तान। वो ये मान रहा है, अमेरिका भी मान कर चल रहा है कि ये रिप्लाई दिया जाएगा। बट ये जो आपने अभी बताया ना कि यूएई के एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, बट प्राइम मिनिस्टर डजंट मीट एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज। विदेश मंत्री बात करता है। आपने इतना सीरियसली ले लिया, यहाँ तक कि मुझे याद है मैम, चीन के कुछ लोगों को मार दिया था आतंकी बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने या पख्तून फ्रीडम फाइटर्स ने। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइनीज एम्बेसी में पहुंच गए और वहां चाइनीज का जो शारजे दाफिर था, एम्बेसडर भी था, वो बैठा, खड़ा हो जा, तो आप खड़े हो जाते, बैठ जा, बैठ। सर प्लीज प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो तो आपके he is the प्रधानमंत्री ऑफ योर कंट्री। क्या ये चीजें हो गई हैं कि राजदूत हैज एक्सेस टू द फेलो? हमारे यहाँ तो नहीं होता। फॉरेन सेक्रेटरी से मिले, मैक्सिमम विदेश मंत्री से मिले। व्हाट इज दिस कि आप उसको बुला रहे हैं कि मेरी मदद करो? ईरान से कहते हैं आप मध्यस्थता करो। अदरवाइज व्हाई वुड द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मेक सच अ ऑफर कि आई एम रेडी टू मीडिएट? हमने कहा कि आप तकलीफ ना करें, आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। What is going on, sir? Why are you scared? डर क्यों रहे हैं आप, सर? Why are you so confused? थोड़ी क्लैरिटी तो लाइए। Again, sir, I repeat, इसे हम कहते हैं the insanity of insecurity. Behavior हो जाता है irrational. ये प्रधानमंत्री से यूएई के राजदूत मुलाकात कर रहे हैं। अब जरा बताइए, जरा मैं आपसे पूछती हूँ फखर साहब, उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री राजदूत से मिल रहे हैं, वो यूएई से मदद चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मदद हर तरफ से मिले, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आप लोग भले ही मुस्लिम देशों से मदद की आस लगाए बैठे हैं, बट नोबडी इज सपोर्टिंग यू बिकॉज नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म। देखें, अगर आप ये बात कर रही हैं सुचारिता, तो अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान को कॉल आई, उसके बाद टर्की से कॉल आई, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल आई, और 24/7 एक हॉटलाइन पे हमारा कांटेक्ट है रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान। ये बोले ना कि कोई नहीं बात कर रहा, सारे लोग बात कर रहे हैं। चाइना से तो आपका वैसे भी हॉटलाइन रहता है 24/7, उसमें नई बात क्या है मुझे बता दीजिए। चाइना के साथ आपका 24/7 हॉटलाइन है कि नहीं है? दूसरी बात, जो आप लोग अपने गंगा हाईवे के ऊपर आप लोगों ने आज जहाज उतारे, पाकिस्तान का पहला मोटरवे M2 इस्लामाबाद टू लाहौर बिल्डअप हुआ था 1998 में, और 2001 में पहली दफा उसके ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट ने लैंडिंग और टेक ऑफ की है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिटरीली बहुत एडवांस्ड है। छुपाने की बात करते हैं ना, तो इस इंतजार में खड़े इंडियन एयरफोर्स के फखर साहब ये बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। फखर साहब ये बता रहे हैं, मेजर जनरल सिन्हा वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिटरीली बहुत एडवांस है। आप हमें कहां पीछे धकेल रहे हैं? पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान का लोहा, पूरी दुनिया मान रही है कि मिलिटरीली ये कितने आगे हैं। शायद दुनिया की जो टॉप पावर्स है उनमें इनका नाम आता है सर, टॉप पावर्स में। फ्रॉम द बॉटम, हाँ फ्रॉम द बॉटम ऐड कर दिया है एम्बेसडर वोरा ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर 93,000 1 लाख तो फौज होती है, 6 लाख की इनकी फौज है। उस समय तो 3 लाख की फौज थी। 1/3 ऑफ देयर फौज वो सरेंडर कर देती है। कारगिल के हाइट से भाग जाते, पहले तो कहते मुजाहिदीन थे, फिर कहते हम आए थे। तो ये कौन सी आर्मी है? इन 65 हम एचुगल कैनाल के ऊपर में लाहौर के पास बैटल ऑफ बर्की मेरी बटालियन बैठी हुई थी, जस्ट 10 किलोमीटर्स।
तो ये आप बताइए कि ठीक है भारत छोड़ देता है, हम उन चीज़ों को छोड़ शिमला एग्रीमेंट करते हैं, बोले कि ले जाओ, नहीं तो हम तो पूरा पीओके ले लेते, गिलगित बल्तिस्तान बदल सकते थे इनसे। बात उसकी नहीं है। इनकी फौज के बारे में आप जितना, मेरे अंदर में इनके करीब 40 ऑफिसर ने काम किया यूनाइटेड नेशंस में, आज आपके चैनल में बता रहा हूँ। मैं मिलिट्री ऑब्जर्वर टीम लीडर था, पाकिस्तान के 40 ऑफिसर थे और 30 चाइनीज थे। ये उन समय कहते थे सर थोड़ा एक तो हमें बता दो, जो उनके प्रोफेशनल टाइप ऑफिसर थे, थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे आप लोगों ने अपने जो हमारा रेजिमेंटेशन है, जो हमारा जज्बा, ये ऐसे घबराते हैं सुचेता, जो इनको पता है और इसलिए बिलबिलाहट होती है। इनके केवल जिहादियों के अलावा 40 साल से जिहादियों को यूज करते रहे और वो कहते हैं उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट है, यही उनका एटम बम है, यही इनका न्यूक्लियर बम है। ये जिहादी हाफिज सईद के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? एब्सोल्युटली फायर्ड केस है वो, उसको यहाँ से भावलपुर से उठा करके यहाँ लाते हैं, वहाँ ले, फिर मौलाना मसूद अजहर के पीछे पड़ जाए कि नहीं उन्हें उसको आतंकवादी मत डिक्लेयर करो, वो तो हमारा सैयद सलाबुद्दीन मरा हुआ आदमी जम्मू एंड कश्मीर का, उसके पीछे पड़े हुए दाऊद इब्राहिम चल नहीं सकता, उसको वो छिपाते छिपाते घूम रहे हैं। सर वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं ना, वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं, तो अब इनको ढोना पड़ेगा। अब जिसको पाला पोसा है उसे ढोना तो पड़ेगा, वही हो रहा है इनका हाल। अब सीधी बात ये है थीबो जी, सबसे एक चीज बताऊंगा, हाँ, एक चीज बताऊंगा, बताइए बताइए सर, बताइए एक चीज, एक सेकंड सुचारिता, आपने बताया ना कि क्यों सायरन लगा दिया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। इनको नहीं पकड़ा है, अफगानिस्तान में एक बगराम बेस है, हाँ, वहां से चीजें आ रही हैं इनके ऊपर अब। यस, और उसके बाद जो होगा, क्योंकि हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे किया ना यूक्रेन में, सायरन जरा बजा दीजिए थीबो जी के लिए। अमेरिका चाहता है कि सायरन बजाइए जरा थीबो जी के लिए, जोर से बजाइए सायरन के, थीबो जी को सुनाई पड़े वहाँ। इनको पता ही नहीं बड़ा गेम क्या खेला जा रहा है। सायरन बजाइए भाई थीबो जी के लिए, क्या खेला जाता है, वो पूरा का पूरा बलूचिस्तान में सायरन बजा दिया भाई आपके लिए थीबो जी, यही सायरन बज रहा है आपके शहरों में, सुनाई पड़ रहा है आपको? दीपक साहब हंस रहे हैं, दीपक साहब को पता है, दीपक साहब वहां भी लिथियम करेंगे ये। हाँ, थीबो जी ये जो सायरन बज रहे हैं आपके शहरों में, बिखर गया, आपने जवाब नहीं दिया सर, पाकिस्तान इतना क्यों डर है? सायरन क्यों बजा दिया आपने? सबको बोल दिया भाई राशन पानी इकट्ठा कर लो। थीबो जी सुनाई पड़ रहा है सायरन? थीबो साहब के ड्राइवर, किसका ड्राइवर बने हुए उनका सिग्नल भी खराब है सर, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस पाकिस्तान है। फकर साहब आप बता रहे हैं ना उनका सिग्नल काम कर रहा है, ना उनका फ्रेम आ रहा है, ना उन्हें आवाज आ रही है, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है भाई आपका देश। थीबो जी सायरन सुनाई पड़ा? ड्राइवर सुचारिता जो सायरन वाली स्टोरी है ना, वो कुछ और यकीन करे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से मेरा अपना ताल्लुक है और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये एक मतलब इसलिए सायरन वहां पे खरीदे गए कि वहां पे लोगों ने उसके अंदर करप्शन किए, सिर्फ इसलिए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इस करप्शन के साथ भी बन गए टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो ये वहां पे हालांकि पंजाब में लगने चाहिए थे, पंजाब में लगने चाहिए थे, नहीं पंजाब में जरूरी थे। थीबो जी को आवाज आ रही कि नहीं आ रही, मुझे ये बताइए। मुझे लग रहा है उन्हें आवाज भी नहीं आ रही, या तो वो सुनना नहीं चाह रहे, वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा इसका जवाब मैं दूं क्या। फकर साहब आपने तो कुछ कवर अप किया, करप्शन की बात कर दी, वो क्या कवर अप करेंगे? मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, वो स्टोरी है, वो स्टोरी है। थीबो जी मैं हैरान हूं, देखिए थीबो जी को ना आवाज आ रही है, ना उनको उनके सिग्नल खराब है। ये सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री में हो रहा है जो आप इतने गुणगान कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है फकर साहब, मैं बड़ा ये खुलकर कहती हूँ, मेरे मेहमान हैं और कर्नल दिनेश नैन, आप जरा ये बता दीजिए इन्हें, क्योंकि यहाँ जो सारे बयानबाजी है युद्ध को लेकर, बड़ी बड़ी जो हुंकार भरने वाले बयान हैं, वो सारे पाकिस्तान से हैं। हम नहीं बोलते हैं, हम गैर जिम्मेदाराना बयान ही नहीं देते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं करते हैं, जबकि वी नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर। हमारा कोई नेता ऐसे बयान नहीं देता है। फकर साहब आपको चाइना ने 3 10C दिए, 15 आपको उन्होंने JF-17 दिए, आपको DL जो है 15 मिसाइल्स दे दी, और उसको आपका जो तुर्की है वो जहाज में आपको जो वो इनके TQ बख्तियार जो इनके आपके ड्रोन्स हैं उसके थोड़ा मिसाइल दे दिया। तो आप क्या समझते हो कि हम भारत यहाँ चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा है क्या? नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं आपको बताऊं, ये तैयबो को भी बड़ा तमाशा देखने का बड़ा शौक है, आपको स्टोरी सुनने का शौक है। अब आप स्टोरी सुनो, आपके पास 6 के करीब आपके पास में सिर्फ 6 सबमरीन है,
सबमरीन है उसमें से एक काम करती है। यहाँ 18 सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठी हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। नंबर 3 आपको बता दूं जो S-400 है 400 किलोमीटर अंदर, यानी आपके गुजरेवाला से लेकर के और आपके सिंध नदी तक कोई जहाज उड़ेगा ना तो एकदम से वहीं का वहीं फुस कर दिया जाएगा। नंबर 4 आपके F-16 50% खराब पड़े हैं। नंबर 5 आपको तमाशा देखने का शौक है तो अब मैं जवाब मांगता हूं आपसे, चलो मुझे बताइए बेहतर साहब कि आपके जो जिन्ना थे क्या वो जिन्ना जो था क्या वो सुअर का पोर्क और वाइन पीता था कि नहीं? अगर पीता था तो आपका वो कैसे उसने पाकिस्तान बनाने का उसको हक था नंबर 1 भारत को तोड़ के, और नंबर 2 अगर वो पीता था तो कायदे आजम कैसे हो गया, काफिर आजम क्यों नहीं हुआ? नंबर 3 अगर आप उसके बल पे चल रहे हैं तो आप मेरे को बताओ ये ला इलाहा मतलब पाकिस्तान ये कौन सा ला इलाहा है, कौन सा इस्लाम है? आइडेंटिटी तक नहीं है आपकी। मुसलमान देश आज इनसे पूछ रहा है कर्नल नैन। सबसे बड़ा तमाचा तो ये है कि सबसे बड़ा मुसलमान देश इंडोनेशिया इनसे पूछ रहा है ये कौन सा इस्लाम आप फॉलो कर रहे हैं, जो मारना सिखा रहा है, जो खून खराबा सिखा रहा है, ये उनसे इंडोनेशिया पूछ रहा है। इनके लिए सबसे बड़ा तमाचा यही है और पूरी दुनिया इन्हें देख रही है, इसीलिए इनके नेता बार बार भाग रहे हैं इधर उधर मदद मांगने के लिए, लेकिन मिल नहीं रही है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत, बहुत बहुत दादी के हाथों का जादू।